हेलो फ्रेंड्स, शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम के लास्ट 8 वीडियोस में हमने डिटरमिनेट बीम का शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है उसको डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको शेयर फोर्स डायग्राम से लोडिंग डायग्राम किस तरह से बनाते हैं उसको बताया था, और फिर शेयर फोर्स डायग्राम से डायरेक्टली बेंडिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसकी बात भी मैंने आपसे की थी। और फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बताए थे जिनके बेसिस पे हम ये बता पाते हैं कि जो आपने शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ किया है वो सही है या गलत है। ठीक है। फिर मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स बेंडिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स एंड रेट ऑफ लोडिंग इनकी भी बात की थी। आज इस 9th पार्ट में शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम के 9th पार्ट में हम कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो कि गेट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में पूछे जाते हैं। उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरुआत करता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ इक्वल overhangs on either side as shown in figure, loaded with UDL over entire length if position of support is adjustable, then draw shear force and bending diagram। किसके लिए? ये 3 कंडीशन गिवन है। if L is greater than 2A, सेकेंड कंडीशन L is equal to 2A है, और थर्ड कंडीशन जो है L is less than 2A हो। ठीक है। वेयर L इज डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स एंड A इज इक्वल टू ओवरहैंग ऑन आइदर साइड। ये जो अपने ओवरहैंग्स हैं इनकी जो डिस्टेंस है वो A है। क्लियर? आपको एक ओवरहैंगिंग बीम गिवन है, उस ओवरहैंगिंग बीम में 2 इक्वल ओवरहैंग्स है और पूरे बीम के ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है। उसका मुझे शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। कब? जब उसके सपोर्ट्स एडजस्टेबल हों, मतलब 3 डिफरेंट कंडीशंस के लिए मुझे शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम की बात करनी है। ठीक है, ड्रॉ करना है। तो अब इन 3 कंडीशन का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं शेयर फोर्स डायग्राम की बात करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हम शेयर फोर्स डायग्राम देखते हैं और सेकंड पार्ट में बेंडिंग की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रिएक्शन कैलकुलेशन की बात करता हूँ। तो लिखा है स्टेप 1 और उसमें लिखा है रिएक्शन कैलकुलेशन। अब 2 सपोर्ट हैं तो मैंने बोला लेट VA एंड VB बी द वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शंस एट सपोर्ट A एंड B। ठीक है। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं और फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। यह वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0। ठीक है। चलिए, तो अब VA अपवर्ड लग रहा है तो प्लस VA, VB भी अपवर्ड है मतलब प्लस VB, और लोड जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है मतलब माइनस, तो माइनस W इंटू, और टोटल डिस्टेंस कितनी है L प्लस 2A इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये जो ओवरहैंगिंग बीम है ये सिमेट्रिक बीम है क्योंकि दोनों साइड इक्वल ओवरहैंग्स है और सिमेट्रिक ही लोडिंग है, मतलब जो रिएक्शंस होंगी वो इक्वल होंगी। तो फिर यहाँ पे लिखता हूँ कि VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू टोटल लोड बाय 2, मतलब W इंटू L प्लस 2A बाय 2। तो ये जो वैल्यू आई दिस इज WL बाय 2 प्लस WA। ठीक है, ये आपके पास में रिएक्शंस की वैल्यू आ गई। तो अब जो रिएक्शंस की वैल्यू आई उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये कितना होगा WL बाय 2 प्लस WA, और इसी तरह से यहाँ पे लिख दीजिए WL बाय 2 प्लस WA। क्लियर? तो आपने रिएक्शंस तो कैलकुलेट कर ली। अब हम शेयर फोर्स की बात और करते हैं। तो स्टेप 2 लिखिए और स्टेप 2 में हेडिंग डालिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो स्टेप 2 लिखा मैंने, स्टेप 2, और इस पर लिखते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है। अब इसमें भी हम एक तरफ से मूव करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारी पोजीशन हो गई इस पॉइंट D पे खड़े, तो इस साइड देखिए क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा शेयर फोर्स
एट पॉइंट डी। राइट हैंड साइड देख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज 0। अब आगे चलिए और बी के जस्ट राइट यहाँ खड़े हो जाइए। ये हमारी न्यू पोजीशन है, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट राइट, कि बी के जस्ट राइट आपकी पोजीशन है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है ये हमारी पोजीशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है, ये यूडेल दिख रहा है, और वो है क्या, वो उस करेगा क्या, राइट डाउन मतलब पॉजिटिव, तो प्लस W इंटू ए। क्लियर। अब आगे चलते हैं और यहाँ खड़े हो जाते हैं। हमारी नेक्स्ट पोजीशन हो गई शेयर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट लेफ्ट। ये हमारी पोजीशन को डिनोट करता है, ठीक है। मतलब हम इस पॉइंट पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या क्या दिख रहा है, एक पोर्शन में यूडीएल दिख रहा है और ये रिएक्शन दिखती है। तो यूडीएल क्या करेगा, राइट डाउन पॉजिटिव, अभी भी प्लस होगा, डब्ल्यू ए माइनस, ये रिएक्शन क्या है, राइट अप मीन्स नेगेटिव, माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 और माइनस डब्ल्यू ए, ठीक है। तो ये माइनस डब्ल्यू है, ये प्लस डब्ल्यू कैंसिल हो गया। अब आगे चलते हैं और न्यू पोजीशन की बात करते हैं कि अब हम शेयर फोर्स एट पॉइंट ए जस्ट राइट पे खड़े, ठीक है। ए के जस्ट राइट पे खड़े, तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए जस्ट राइट, ये हमारी न्यू पोजीशन है। अब यूडेल दिखता है और ये रिएक्शन दिखती है। तो यूडेल कितने पे लग रहा है, प्लस डब्ल्यू इंटू एल प्लस ए पे, और ये रिएक्शन क्या है, राइट अप नेगेटिव, सो माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इस साइड से देखोगे तो W इंटू एल प्लस ए माइनस वी बी माइनस वी ए। क्लियर। तो फिर या तो राइट साइड से देख लीजिए या फिर लेफ्ट साइड से देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से देखना बहुत आसान है, तो हम लिखते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट ए जस्ट लेफ्ट। आप इस साइड से भी देख सकते हैं, उस साइड से भी देख सकते हैं, वहाँ से देख लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा आसान है। तो क्या दिखेगा, यूडीएल दिख रहा है और कितने पोर्शन पे, ए पे, तो क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू इंटू ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट डाउन है, राइट डाउन पॉजिटिव मतलब लेफ्ट डाउन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव है। आगे चलते हैं और शेयर फोर्स एट पॉइंट सी की बात करते हैं। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट C इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपकी पोजीशन है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। चलिए, तो ये शेयर फोर्स कैलकुलेशन हो गया। अब इसको हम ड्रॉ और करते हैं। तो चलिए, शेयर फोर्स एट पॉइंट D 0 और शेयर फोर्स एट पॉइंट B जस्ट राइट, ये कितना है, W इंटू ए। W इंटू ए मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा, ठीक है। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट लेफ्ट, तो कितना दिख रहा है, माइनस डब्ल्यू एल बाई 2, माइनस है मतलब एक्सिस के नीचे प्लॉट होगा, तो नीचे ड्रॉ करोगे तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में डब्ल्यू एल बाई 2। क्लियर। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट ए जस्ट राइट, तो देखिए ये प्लस डब्ल्यू है और माइनस डब्ल्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। और डब्ल्यू एल में से माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 कर दीजिए, तो आपके पास में बचेगा प्लस डब्ल्यू एल बाई 2। तो प्लस डब्ल्यू एल बाई 2 मीन्स ये वैल्यू यहाँ तक आएगा। तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, ये भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये डब्ल्यू एल बाई 2। और आगे चलते हैं और शेयर फोर्स एट पॉइंट ए जस्ट लेफ्ट की बात करते हैं, विच इज़ माइनस डब्ल्यू ए। माइनस डब्ल्यू ए मतलब एक्सेस के नीचे, तो ये डब्ल्यू ए आ गया। और शेयर फोर्स एट पॉइंट सी 0 मतलब ये आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास में शेयर फोर्स डायग्राम आ गया। दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दिस बी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों केसेस का शेयर फोर्स डायग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए, मुझे पता है कि जब हमने शेयर फोर्स कैलकुलेट किया था तो
डिफरेंट पॉइंट पे जब शेयर फोर्स आपने कैलकुलेट किया है तो किसी भी पॉइंट पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू है उस वैल्यू में ए और एल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कैसे? देखिए, जैसे शेयर फोर्स एट पॉइंट डी 0 है, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट राइट प्लस डब्ल्यू ए है, बी के जस्ट लेफ्ट पे माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 है, उसी तरह से ए के जस्ट राइट पे जो वैल्यू है वो प्लस डब्ल्यू एल बाई 2 है और ए के जस्ट लेफ्ट पे माइनस डब्ल्यू ए है। मतलब शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जो है वो 0 है। मतलब किसी भी पॉइंट पे ए और एल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसी कारण से मैंने लिखा कि फॉर शेयर फोर्स डायग्राम पैटर्न वुड बी सेम इन ऑल द गिवन केसेस as the value of shear force do not have a relation between A and L। कि किसी भी पॉइंट पे A और L के बीच में रिलेशन नहीं है, इसलिए तीनों केसेस के लिए जो शेयर फोर्स कर्व होगा वो सेम होगा और इस तरह का होगा। क्लियर? और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस शेयर फोर्स कर्व का स्लोप जो है वो तीनों केसेस के लिए सेम होगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम विल बी सेम इन ऑल द केसेस बिकॉज लोडिंग डब्ल्यू इज सेम। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो देखिए। मुझे पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स एट अ सेक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट ऑफ लोडिंग एट दैट सेक्शन होता है। ठीक है, मतलब डी एफ बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो देखिए ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर फोर्स के। शेयर फोर्स कर्व में किसी भी पॉइंट पे स्लोप जो है इस फॉर्मूले से निकालते हैं और वो किसके बराबर है? रेट ऑफ लोडिंग के बराबर। तो अगर रेट ऑफ लोडिंग सेम है तो तीनों केसेस के लिए जो स्लोप होगा इस कर्व का वो सेम होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके और देखते हैं इन तीनों केसेस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करता हूँ। तो चलिए देखिए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपकी पोजीशन, यहाँ पे खड़े हैं आप, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे जब खड़े तो कुछ नहीं दिखता, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज 0। तो बेंडिंग एट पॉइंट डी इज 0। आगे चलते हैं, बी पॉइंट पे आइए तो लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। ठीक है, अब इसके जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट खड़े होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स का जो मोमेंट है वो इस पॉइंट के अबाउट 0 है। मतलब दिस रिएक्शन गिव्स 0 मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। तो दिख क्या रहा है? सिर्फ यूडीएल। और यूडीएल क्या करेगा? हॉक करेगा। हॉक करेगा मतलब माइनस डब्ल्यू इंटू ए, ये तो हो गया लोड। और एक्ट क्या करेगा? उस बी डी का सेंटर। तो बी डी का सेंटर मतलब ए बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय 2। क्लियर? इसी तरह से बेंडिंग एट पॉइंट सी लिख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, फिर से 0 हो गया। क्लियर? और यहाँ से देख लीजिए तो ए पॉइंट पे जाइए तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो दिस रिएक्शन गिव्स 0 मोमेंट आउट पॉइंट ए। तो क्या दिख रहा है? सिर्फ यूडीएल। और ये यूडीएल क्या करेगा? हॉक करेगा। हॉक करेगा मतलब माइनस डब्ल्यू इंटू ए, ये तो हो गया लोड। और एक्ट क्या करेगा? ए बाई 2 मतलब माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये लोड है और ये डिस्टेंस मतलब ये मोमेंट हो गया। क्लियर? अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई की बात करते हैं। ई मतलब सेंटर ऑफ दिस बी। ठीक है, ये पॉइंट ई है। तो ई पॉइंट पे बेंडिंग क्या होगा वो आपको बताता हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, देखिए ई पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ बी में। अब जब ई पॉइंट पे खड़े हैं तो इस साइड देख लीजिए या इस साइड देख लीजिए, तो क्या दिखेगा? एक रिएक्शन दिख रही और हाफ पोर्शन पे यूडीएल दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए ये रिएक्शन क्या करेगी? दिस रिएक्शन गिव्स सैगिंग मोमेंट। तो कितना होगा? प्लस डब्ल्यू कॉमन निकाल दीजिए तो इधर क्या बचा? एल प्लस 2a बाई 2। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है? l बाय 2। क्लियर? दिस रिएक्शन गिव्स सैगिंग मोमेंट और ई पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट आया वो ये आ गया। अब जो यूडीएल है वो क्या करेगा? वो हॉक करेगा मतलब माइनस डब्ल्यू इंटू
कितने पे यूडीएल एक्ट कर रहा है, L/2 प्लस A पे, ठीक है, ये डिस्टेंस L/2 वो A, और एक्ट कहाँ करेगा, इस डिस्टेंस का हाफ, मतलब L/2 प्लस A और ये 1/2। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें से WL/4 ये कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है, तो इधर क्या बचा, WL/4 और L+2A ये भी निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1, इधर तो 1 बचा, और इसमें से आपने कॉमन निकाला W/L+2A हो गया 4, WL/4, तो इधर बचा -L/2 प्लस A, ठीक है, और L निकाला था मतलब 1/L ये भी बचा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, WL/4 और L+2A, और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आएगा 1 माइनस L+2A/2L, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आया WL/4 L+2A, और ब्रैकेट के अंदर देखिए, इसको एलसीएम लीजिए तो 2L हुआ, उसमें से L माइनस हो जाएगा, ठीक है, और -2A, मतलब ये आएगा L-2A अपॉन 2L, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हुआ W/8 और L+2A L-2A, यहाँ तक क्लियर। तो ये बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E आ गया, मैंने लिखा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E, ये वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हम इसको ड्रॉ और करते हैं, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट पॉइंट D कितना है 0, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B ये वैल्यू कितनी है -WA²/2। ये कर्व से ज्वाइन करिएगा, ये कर्व से ज्वाइन इसलिए होगा क्योंकि यूडीएल लगा है, पूरे स्पैन पे यूडीएल है, मतलब ये कर्व से ज्वाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी बेंडिंग कितना है, C पॉइंट पे 0, और A पॉइंट पे जो है वो कितना है -WA²/2। तो ये जो वैल्यूज़ हैं दिस इज WA²/2, और ये भी WA²/2। यहाँ तक क्लियर। अब सेंटर पे जो वैल्यू है ये वैल्यू देखते हैं। देखो अब मैं 3 केसेस हैं, उन तीनों केसेस को डिस्कस करता हूँ। ये फर्स्ट केस जो है वो क्या है, L इज़ ग्रेटर देन 2A, और सेकंड केस जो है वो है L इज़ इक्वल टू 2A, और यहाँ पे है L इज़ लेस देन 2A। क्लियर। ये 3 डिफरेंट केसेस के लिए मैं बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो देखो जब L की वैल्यू 2A से ज़्यादा है, L की वैल्यू 2A से ज़्यादा है, मतलब ये पूरी वैल्यू बेंडिंग पॉइंट E जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी मतलब एक्सिस के ऊपर आएगा। तो ये जो E पॉइंट पर बेंडेंट है वो कर्व को आप कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E, और ये जो वैल्यू है ये कितनी है W/8, और इधर क्या होगा L+2, या इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इसको फॉर्मूले से लिख दीजिए, ये क्या आएगा L² - 4A², ठीक है। तो ये आपके पास में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया, किसके लिए, व्हेन L इज ग्रेटर देन 2A हो। क्लियर। अब आगे चलते हैं और सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या होगा वो आपको बताता हूँ। तो देखिए बेंडिंग पॉइंट C तो 0, और A पे कितना है, यही वैल्यू WA²/2, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है WA²/2, इसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे बेंडिंग की वैल्यू कितनी है, बेंडिंग एट पॉइंट D 0 है, और B पॉइंट पे WA²/2 है। क्लियर।
अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई की। तो देखो, जब L इज इक्वल टू 2a हो गया मतलब ये वैल्यू होगी 0, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई जो है वो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, ये भी पैराबोला से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि आप जो ज्वाइन कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा ज्वाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू 0 है। मैंने कहा इस पॉइंट पे रेट ऑफ लोडिंग जो है D, जो रेट ऑफ लोडिंग है वो कितनी है? 0, मतलब W की वैल्यू 0 है, और रेट ऑफ लोडिंग 0 है मतलब इस पॉइंट पे स्लोप 0 है। तो देखिए ये स्लोप 0 है यहाँ पे। अगर आप ऐसा बना दोगे तो कुछ ना कुछ स्लोप होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कर्व इस तरह से ज्वाइन होगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं और थर्ड केस की बात करते हैं कि L इज लेस देन 2a हो तो क्या होगा। तो कर्व किस तरह का बनेगा वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे तो यही रहेगा कि C पॉइंट पे 0 और A पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी है? WA²/2 और यहाँ पे भी 0 है, और इस पॉइंट पे भी जो वैल्यू है वो कितनी है? WA²/2, ठीक है। A और B पे ये वैल्यूज हो गई। अब बात करते हैं E पे। तो देखिए यहाँ पे जब E की बात करोगे तो L इज लेस देन 2a हो, ठीक है, तो क्या होगा? ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई मतलब ये जो बेस लाइन है इससे नीचे आ जाएगा। अगर बेंडिंग की वैल्यू नेगेटिव हो जाए E पॉइंट पे मतलब बेस लाइन के नीचे होगा, तो कुछ कर्व जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E जो नेगेटिव होने पे जो बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो तीनों केसेस के लिए जो बेंडिंग डायग्राम है वो कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये 3 डिफरेंट केसेस के लिए हमने बेंडिंग डायग्राम क्यों ड्रॉ किया है, ठीक है। तो देखिए मुझे पता है कि जब L इज ग्रेटर देन 2a है तब इस पॉइंट E पे जो बेंडिंग की वैल्यू है वो सैगिंग है। जब L इज इक्वल टू 2a हो तब E पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू 0 है, और जब L इज लेस देन 2a है तब E पॉइंट पे बेंडिंग की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सैगिंग मोमेंट है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे बेंडिंग की वैल्यू हॉगिंग है, ठीक। अब इस हॉगिंग सैगिंग का क्या इफेक्ट होता है? तो देखिए जहाँ पे सैगिंग है यहाँ पे सैगिंग हो रहा है, सैगिंग हो रहा है मतलब इस तरह का है, सैगिंग मोमेंट जो है वो इस तरह का डिफ्लेक्टेड शेप देता है। इस कारण से यहाँ पे टेंशन होगा, इधर कंप्रेशन होगा, मतलब बॉटम फाइबर में टेंशन आ रहा है, मतलब स्टील जो आप प्रोवाइड करोगे बीम के अंदर वो यहाँ पे बॉटम साइड में प्रोवाइड करोगे, और इधर जो हॉगिंग पोर्शन है वहाँ पे हॉगिंग क्या होता है? हॉगिंग में इस तरह का शेप होता है, मतलब टेंशन ऊपर आता है। तो स्टील की रिक्वायरमेंट टॉप फाइबर में होती है, मतलब टॉप बीम में है ऊपर साइड में प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? इसी तरह से जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे भी हॉगिंग है, इधर भी हॉगिंग है, इधर भी हॉगिंग है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको स्टील कहाँ प्रोवाइड करना है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे या उस सेक्शन पे सैगिंग है या हॉगिंग है। क्लियर? तो फिर मैंने ये 3 केसेस इसलिए डिस्कस किए कि इससे मुझे ये पता चलता है कि स्टील को कहाँ पे कट करना है, मतलब कर्टेलमेंट ऑफ स्टील जो होता है वो कहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि सैगिंग मोमेंट है तो हम स्टील बॉटम साइड में प्रोवाइड करेंगे, और अगर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है तो उधर हम टॉप साइड में प्रोवाइड करेंगे। तो फिर अगर इकोनॉमिकल सेक्शन बनाना है तो स्टील का कर्टेलमेंट कहाँ होना चाहिए वो हम इन 3 केसेस के बेसिस पे, मतलब सपोर्ट को एडजस्ट करते हुए कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए The above adjustment of support leads to sagging or hogging moment in the given beam whose position can be analyzed using Bennett diagram। मतलब हम इस तरह से एनालाइज करके सैगिंग और हॉगिंग की पोजीशन को देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे सैग हो रहा है, कहाँ पे हॉग हो रहा है, या सपोर्ट को एडजस्ट करने पे कहाँ पे सैगिंग और कहाँ पे हॉगिंग हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, दिस हेल्प्स us while designing the reinforcement for hogging at the top
of the face for sagging at the bottom face, finally helping us maintaining cost effective बीम अगर आप देखना चाहते हैं, मतलब इकोनॉमिकल बीम हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो फिर सपोर्ट को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। क्लियर? चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, देखिए, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम फॉर द बीम एज शोन इन फिगर व्हेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एक्ट्स ऑन इट। ये एक बीम गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और स्पैन लेंथ L है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एक्ट करता है। हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किलो न्यूटन मीटर पर मीटर से। ठीक है, मोमेंट की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर मीटर होती है। ठीक है, और ये पूरे स्पैन पे एक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने उसको पर मीटर लेंथ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसीलिए किलोमीटर मीटर पर मीटर लिखा। अब हिंज जो है, हिंज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो रिएक्शन इंड्यूस करता है और जो रोलर है वो एक नॉर्मल रिएक्शन इंड्यूस करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई नहीं लग रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन बोल दी VA और यहाँ पे दूसरी रिएक्शन VB बोल दी। ठीक है, अब मुझे शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने लिखा लेट VA एंड VB बी द वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शंस एट सपोर्ट A एंड B। ठीक है, दो वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शंस हैं सपोर्ट A और सपोर्ट B पे। हम सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 लिखा और रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। समेशन ऑफ vertical forces is equal to 0 means sigma Fy is equal to 0। ठीक है, ये हमने इक्वेशन अप्लाई की। यहाँ पे अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव बोलिएगा और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव। तो प्लस VA, VB भी अपवर्ड है तो प्लस VB इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि और कोई वर्टिकल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ये तो मोमेंट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या आ गया? VA इज इक्वल टू माइनस VB। क्लियर? मतलब एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब एक इक्वेशन और यूज़ कर लेते हैं तो V और VB की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। A पॉइंट पे मोमेंट का समीशन 0 हो। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये एंटी क्लॉकवाइज VB क्या करेगा? VB गिव्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट पॉइंट A। तो VB गिव्स एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस VB इंटू L। क्लियर? ये VB फोर्स है और ये डिस्टेंस जो है वो L। अब ये जो मोमेंट एक्ट कर रहा है वो उसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स दिस मोमेंट गिव्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट A। तो लिखता हूँ माइनस M इंटू। ठीक, अब ये किस डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है? ये पूरे स्पैन लेंथ L पे एक्ट कर रहा है, मतलब L से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू 0, और तो कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रहा इस पर। चलिए तो यहाँ से जो VB की वैल्यू आई, VB इज इक्वल टू हो गया माइनस M। ठीक है, ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब अपोजिट टू एज एज्यूम्ड, अपोजिट टू एज एज्यूम्ड, अपोजिट टू एज एज्यूम्ड, देयरफॉर डाउनवर्ड। आपने अपवर्ड एज्यूम किया था और ये नेगेटिव आया मतलब मीन्स डाउनवर्ड्स। यहाँ तक क्लियर? ठीक, तो देखिए ये जो आपने अपवर्ड बना रखा है इसको हम डाउनवर्ड कर देते हैं। तो VB की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड हो गया तो VB की जगह मैंने लिख दिया M। ठीक है, अब इस वैल्यू को उसमें पुट कर दीजिए तो इस इक्वेशन में, तो VA इज इक्वल टू आ गया माइनस माइनस M मतलब प्लस M। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या? एज एज्यूम्ड, एज एज्यूम्ड, देयरफॉर ये अपवर्ड ही होगा, एज एज्यूम्ड देयरफॉर अपवर्ड्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे VA की वैल्यू क्या हो गई? प्लस M।
ठीक है, तो ये m हो गया। मतलब आपने बाय यूजिंग दीज टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने VA और VB की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आगे चलते हैं और स्टेप 2 में लिखते हैं shear फोर्स कैलकुलेशन। तो हेडिंग डालिए shear फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है, shear फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 2 लिखा मैंने और स्टेप 2 में लिखा shear फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए अब हम shear फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो shear फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक एंड से कैलकुलेट करते हुए दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं। तो शुरुआत करता हूं, सबसे पहले हम shear फोर्स एट पॉइंट B की बात करते हैं। यहां पे खड़े, ठीक है, तो लिखते हैं shear फोर्स एट पॉइंट B, ठीक है। देखिए B के जस्ट राइट पे तो कुछ है नहीं, बीम ही नहीं, B के जस्ट लेफ्ट पे जब आप खड़े मतलब हमें एक फोर्स दिखता है और वो है क्या, राइट डाउन। ये रिएक्शन दिख रही और ये क्या, राइट डाउन। राइट डाउन मतलब पॉजिटिव, मैंने कहा था राइट डाउन पॉजिटिव होता है, मतलब ये प्लस m हो गया। क्लियर। अब आगे चलिए और हमें पता है कि मोमेंट डज नॉट गिव एनी shear फोर्स, कि मोमेंट कोई shear फोर्स नहीं देता, ठीक, ये हमें पता है। तो चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें यही दिखेगी वैल्यू, m ही दिखेगा मतलब, ठीक। अगर आप चाहें तो मैं इसको दूसरी तरह से बता देता हूँ कि अगर मुझे shear फोर्स कैलकुलेट करना है किसी सेक्शन पे तो मैं एक सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कंसीडर ए सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट B, ठीक है। और इस XX सेक्शन पे हम shear फोर्स की इक्वेशन बना लेते हैं और फिर हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे। एक इस B पॉइंट पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा और इस A पॉइंट पे x इक्वल टू L हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं shear फोर्स कैलकुलेट करता हूँ, shear फोर्स एट सेक्शन XX, ठीक है। ये XX सेक्शन आपकी पोजीशन है। अब क्या क्या दिख रहा है उसकी बात करते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, एक ही फोर्स है, ये रिएक्शन है, वो क्या कर रहा है, राइट डाउन पॉजिटिव मतलब प्लस m, ठीक, एक ही फोर्स दिख रहा था। अब इसमें x है ही नहीं, x नहीं है मतलब चाहे आप यहाँ खड़े हो जाएं चाहे यहाँ खड़े हो जाएं हमें एक ही वैल्यू दिखेगी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से भी देखोगे तो क्या दिखेगा, इधर खड़े हो जाइए तो इस पॉइंट पे क्या है, shear फोर्स एट पॉइंट A। लिखना चाहें तो लिख लीजिए shear फोर्स एट पॉइंट A, ठीक है, ये आपकी पोजीशन होगी। अब उधर देखिए तो क्या दिखेगा, ये एक फोर्स दिख रहा है विच इज लेफ्ट अप, और लेफ्ट अप पॉजिटिव होता है मतलब प्लस m, ठीक है। मतलब इस सेक्शन में कहीं भी चले जाइए आप, shear फोर्स की वैल्यू m ही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो shear फोर्स एट पॉइंट B जो है वो प्लस m है, shear फोर्स एट पॉइंट A जो है वो भी प्लस m ही है, और इस सेक्शन में कहीं पर भी shear फोर्स की वैल्यू m ही है। तो ये shear फोर्स डायग्राम बन गया, ठीक है। दिस इज shear, और ये पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज shear फोर्स डायग्राम फॉर दिस बीम, ठीक है। अगर किसी बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एक्ट करता है तो उसका shear फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। क्लियर। अब स्टेप 3 की बात करते हैं और स्टेप 3 में हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट B पे देखोगे तो बेंडिंग पॉइंट B 0, और इस साइड से देख लीजिए तो बेंडिंग पॉइंट A भी 0 है, और वैसे भी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दोनों एंड्स पे बेंडिंग की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। लेकिन मैं एक सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ और उस सेक्शन पे बेंडिंग की इक्वेशन बनाता हूँ। तो लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX। आप XX सेक्शन पे खड़े हैं, अब इस साइड देखते हैं, हम इस साइड देखना चाहें इस साइड से देख लेते हैं, या इस साइड चाहें मतलब लेफ्ट राइट कहीं से भी देखिए, इस सेक्शन पे बेंडिंग की जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, ठीक है। तो चलिए मैं राइट साइड से देखता हूँ। अब ये VB क्या करेगा, VB
देखिए वीबी का इफेक्ट देखिए, ये क्या करेगा, हॉगिंग इफेक्ट देगा, ठीक है, मीन्स दिस रिएक्शन गिव्स हॉगिंग मोमेंट। तो माइनस हो गया, माइनस m इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, x, क्लियर, ये वीबी जो है वो m है, तो माइनस m इंटू एक्स। अब ये जो मोमेंट एक्ट कर रहा है, ये मोमेंट किस तरह का इफेक्ट देगा, दिस मोमेंट गिव्स सैगिंग इफेक्ट, ठीक है। इसको देखिए, ये क्या करेगा, इस बीम को सैग करने की कोशिश करेगा, मतलब सैगिंग इफेक्ट देगा, तो फिर प्लस m इंटू ये डिस्टेंस x, कितना डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ये x पे, ठीक है। ये जो मोमेंट्स हैं ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, x पे, तो ये लिख दिया मैंने, क्लियर। दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये कैंसिल हो गए, मतलब आप बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इस पूरे सेक्शन पे या पूरे बीम पे 0 है। आप यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है, इस इक्वेशन में 0 है, मतलब x की आप कोई भी वैल्यू लें, बेंडिंग मोमेंट 0 है। मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस बीम, मतलब अगर किसी बीम के ऊपर सिर्फ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एक्ट करता है, तो बेंडिंग मोमेंट कर्व जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। आप उसको कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग डायग्राम फॉर दिस बीम। ये शियर फोर्स डायग्राम है, दिस इज शियर फोर्स डायग्राम, और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्लियर। तो अगर किसी बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एक्ट करता है तो उसका शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम किस तरह से बनता है, मैंने उसकी बात की। अभी तक हमने शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम के 9 पार्ट्स में डिटरमिनेट बीम का शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसकी बात की, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे। अब शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम की नेक्स्ट सीरीज में, मतलब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, इनडिटरमिनेट बीम का शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।